चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो कल छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है कि जब हमारा देश 100 साल कंप्लीट हो जाएगा आज़ादी के, तो हमारा देश किस तरीके से रहेगा। तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार ने निकाला है, जिसका एक थीम बोल सकते हो या फिर एक नाम दिया है, छत्तीसगढ़ अंजोर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इस डॉक्यूमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमको 2047 के बारे में। तो हमसे ज़्यादा आज प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा है उसको ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो हम ये जो डॉक्यूमेंट है मोस्टली एग्ज़ाम पर्पस के लिए ही पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप जो मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट के जो इम्पोर्टेंट डाटा। साथ में जो अभी इंटरव्यू होने वाला है, डेफिनेटली उसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर जब आपको सॉल्यूशन देने की बात आएगी तो इस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को गिनाना है। साथ में जो सॉल्यूशन भी जो यहाँ पे दिया गया है उसी को ही आपको कोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं ये डॉक्यूमेंट, जिसमें हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की चीज़ें के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले जो आइडिया कहाँ से आया है, जो विजन विजन 2047, ये कहाँ, जब हम लोग 75 साल बनाए हम लोग के आज़ादी के। ठीक है, हम लोग जब अपने आज़ादी का 75 साल बनाया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने एक कहा कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और ये जो 25 साल का जो वर्ष था उसको अमृत काल कहा। और इससे हम लोग ने हर अलग अलग सरकार, भारत सरकार ने इसके पूरा रूपरेखा बनाया। और अब क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी जहाँ जहाँ पे है वो भी अपना विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बनता है, सेकेंड राज्य बनता है जो अपना विकसित छत्तीसगढ़, जो विकसित भारत के सिंक्रोनस में अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। तो पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है, पहला है गुजरात। पहला गुजरात ने पेश किया था, अब हमारा छत्तीसगढ़ सेकेंड राज्य है। और इसमें क्या जो बेसिक बोला जाए, किस टाइप से आज को भी देखना है, कुछ मध्यम टर्म का टारगेट भी रहेगा और कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट भी रहेगा। यानी कि इसमें इस विजन डॉक्यूमेंट में 5 साल बाद यानी कि 2030 में हम लोग कौन कौन से टारगेट पूरा करेंगे, कहाँ रहेंगे, फिर 2035 में, फिर 2047 में। तो क्या है कि नियर टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में इसमें एक जो इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है कि अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, स्टेट बताएं इंडिया के, अगर स्टेट के बारे में देखा गया जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टेट है। ठीक है, लास्ट जो 2001 से लगभग 14%, 14% के जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। और जो ये 14% जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, मतलब पहले जो जीडीपी कितना था, मात्र 0.3 लाख था। अब कितना हो गया है, अराउंड कितना हो गया, हमारा जीडीपी 5 लाख हो चुका है, 5 लाख करोड़। ठीक है, तो ये याद करके रखना है, अभी 5 लाख करोड़ हुआ है। जब हम लोग जब आज़ाद, मतलब जब छत्तीसगढ़ बना था शुरू में, तो मात्र हम लोग का जीडीपी कितना था, 0.3 लाख, 0.3 लाख मात्रा था। और अब कितना हो गया है, 5 लाख हो गया है। दूसरा ये पता रहना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है और वो वुमेन कर रही हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में 70,000 मितानी नेटवर्क है। ठीक है ना, मितानी नेटवर्क है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कम्युनिटी है। वो किस में काम करती है, हेल्थ के सेक्टर में काम करती है, हेल्थ वॉलेंटियर प्रोग्राम है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ जब छत्तीसगढ़ बनता है तो क्या है कि पंचायती राज्य में हम क्या करते हैं, पंचायती राज्य में एक नियम है जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि 33% रिजर्वेशन देते हैं। लेकिन कुछ राज्य हैं जिसमें 50% वुमन का रिप्रेजेंटेशन दिया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये आ रही है
कि छत्तीसगढ़ में जो सरपंच हैं 50% जो सरपंच है से 50% से ज़्यादा जो सरपंच है वो वुमेन है। ठीक है, ये नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर नेशनल एवरेज देखो 9% है तो उसका दुगुना है हमारे वुमेन पार्टिसिपेशन किसमें, जो लोकल गवर्नमेंट ने। और इम्पोर्टेंट और एक भी चीज़ है कि अगर हम लोग देखें वर्क फोर्स में भी पार्टिसिपेशन देखा जाए वुमेन का, तो छत्तीसगढ़ उसमें भी अग्रणी है। ठीक, अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि छत्तीसगढ़ है तो उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसका चैलेंज है, तो आपको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो क्या है, रिसोर्स एडवांटेज। हमारे पास खनिज संपदा ज़्यादा है, क्योंकि जो रिसोर्स रहेगा वो इनपुट के रूप में का यूज होगा, उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाएगा और इंडस्ट्री के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, यहाँ पे वेल्थ का क्रिएट होगा। तो जिसके पास जितना नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं उसका पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा वेल्थ बन सकता है। तो अगर देखा जाए तो देश का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 स्टील प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन हम लोग का कोल और डोलोमाइट होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। और दूसरा, छत्तीसगढ़ देश का सरप्लस स्टेट है और कोरबा को पावर हाउस भी कहा जाता है इंडिया का। इसको हमको धान का कटोरा भी बोला जाता है, क्योंकि कम जगह पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। अगर और देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो ट्राइबल एरिया में आपको मिलेंगे वो भी उसमें भी हाईएस्ट हम लोग का सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लाख लाख जानते हैं रबर बन सकता है जिसके थ्रू, ठीक, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा अगर जोग्राफिकल पोजीशन पे भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक वेल स्ट्रेंथ में गिनाएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जो आसपास कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, और 7 राज्य का अगर पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो देश का लगभग 40% है। मतलब छत्तीसगढ़ अगर कोई एक पॉलिसी बनाता है तो यहाँ के 3 करोड़ के लिए तो इम्पोर्टेंट रह जाता है, लेकिन बाकी जो 7 राज्य हैं उसके लिए भी क्या हो जाता है कि उनको भी मनवा सकता है, या फिर अच्छा अगर पॉलिसी हम बनाएं तो वो लोग में भी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण सामने भी हो सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, ये जो चीज़ है यहाँ पे जो रेलवे जो फ्रेट होता है, अगर हम लोग देखा जाए तो जो रेल का जो नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा जहाँ से फ्रेट गुजर के जाता है तो हमारा वो बिलासपुर जोन रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप बता सकते हो। अगर और स्ट्रेंथ में हम लोग का डाइवर्सिटी और कल्चर, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर यहाँ पे देखा जाए जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जिसमें जो लगभग 30% पॉपुलेशन किसका है, ट्राइब का है, और उसमें भी डाइवर्सिटी है, और लगभग लगभग मोर देन 40 ट्राइब हैं। ठीक है, 42 ट्राइब्स रहते हैं, यानी कि ट्राइब तो हैं उसमें भी डाइवर्सिटी है, मतलब उसमें भी विभिन्नता है। ठीक है, उसके बाद रिच कल्चरल हेरिटेज में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शक्तिपीठ मिल जाएगा, 5 शक्तिपीठ है मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ का जो बस्तर का दशहरा है बहुत ज़्यादा फेमस है। कुंभ मेला भी, कुंभ राजिम कुंभ यहाँ का एक स्ट्रेंथ है। और ये जो बता रहा था कि जो फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है 60% है, जो कि देश से लगभग दुगुना है। 38% है इंडिया का, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का 60% है। अगर ग्रीन पोटेंशियल को भी देखा जाए तो इसमें भी हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि देश का लगभग जो राज्य है, राज्य का 44%, 44% क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, उसमें भी 2 मेजर रिवर यहाँ पे बहते हैं, और यहाँ पे सोलर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब 300 साल में 300 दिन आपको सूर्य देव मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सोलर ऊर्जा का भी स्रोत हो सकता है। तो ये पूरा स्ट्रेंथ है हम लोग का। तो और इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो और हमेशा याद रखना। नेक्स्ट लेकिन अगर चैलेंज की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे है, डिकोटॉमी ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। अभी हम लोग देख रहे थे 44% हमारे पास जंगल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट भी करना है तो क्या है कि बहुत सारा फॉरेस्ट कट भी होते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक इफेक्ट होता है, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट एक डिबेट हमेशा ही चलते रहता है। तो फॉरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है,
और फॉरेस्ट में क्या ओनली फॉरेस्ट रहते हैं क्या, उसमें क्या रहते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, ठीक है। साथ में क्या है कि वहाँ पे ट्राइब भी हैं, तो ट्राइब्स का भी जो राइट्स हैं उसको भी हनन नहीं करना है, उनके लाइवलीहुड को भी असर नहीं पड़ना है। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो नक्सलिज्म है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, उसका परसेप्शन, इसका होना और उसका परसेप्शन। कई जन जो बाहर से जो आते हैं उनको लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर में भी नक्सलिज्म है पूरा, है ना। तो परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है हमारे लिए, इस परसेप्शन को भी दूर करना है। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तीसरा जो है रीजनल डिस्पेरिटी। अगर देखा जाए तो असमानताएं बहुत ज़्यादा है। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे ऊपर से नीचे तो आपको क्या पता चलेगा, जो बीच का जो मैदानी इलाका है उसी में ही आपको आधुनिक जो नोशन का डेवलपमेंट दिखेगा। मतलब क्या है कि जहाँ से रेलवे ट्रैक जा रहा है वहाँ पे ही आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, बाकी ऊपर नॉर्थ सरगुजा के क्षेत्र में चले जाओ और साउथ बस्तर में चले जाओ आपको नहीं दिखता। तो ये क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी कारण बजट में भी बस्तर और सरगुजा की ओर देखो एक पॉइंट था। हाँ, मतलब एक तरह से आपका डायलेमा टाइप का है, ठीक है ना, कि मेरे को डेवलपमेंट भी करना है और डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को भी देखना है, ठीक है ना। तो एक डिसीजन लेने में क्या है कि असमंजसता टाइप का। ठीक। नेक्स्ट जो अगला ये, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो विजन डॉक्यूमेंट दिखाया है उसके अनुसार क्या कह रहे हैं कि 2024 में कितना है, 2030 में कितना कर पाएंगे, 2035 में, 2040 में कब तक पहुंचेंगे। हमारे लिए एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, बाकी का तो अभी तक हमको पता नहीं है। लेकिन जब बात आएगी फॉर लिखने के लिए या फिर बताने के लिए तो हम बता सकते हैं कि अभी 5 लाख करोड़ जो जीडीपी है वो कितना हो जाएगा, 75 लाख करोड़ बन जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी 2024 से 2030 में 15% जो कैगर से कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या है कि लगता है कि ओपीजी थोड़ा स्टॉक मार्केट अच्छा जानते हैं, उसके बाद 12% कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये है, अगर आप प्रेजेंट ही देखा जाए तो अभी हम लोग का जो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। प्राइमरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर और अलाइड का कितना परसेंट है, 11%। उसके बाद इंडस्ट्री का 9% और सर्विस का 10%, ठीक है। ये ग्रोथ प्रोजेक्शन बताया जा रहा है, ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक का ग्रोथ प्रोजेक्शन ये हुआ है। और वो भविष्य में भी डबल डिजिट रहने की अनुमान उन्होंने बताया है। तभी जाके हम लोग को पता जो है 5 लाख करोड़ है जीडीपी, वो इतना हो सकता है 75 लाख करोड़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है और सबको पता रहना चाहिए कि हम लोग का जो टूडेज अगर बोला जाए जनसंख्या कितना है तो 3 करोड़ के आसपास है, जो कि 2050 तक के आसपास में लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक। अभी हम लोग का जो मेडन एज है, ठीक है, जो एज है वो 27 साल है, ठीक है। जब हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं तब 36 से 37 साल हो जाएगा, यानी कि हम बूढ़े हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन आज हमारा 27% है, जो कि 40 से 45% होने की संभावना है उतना उस टाइम। अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल लोग जीते हैं छत्तीसगढ़ में, वो है 65.2 वर्ष, ठीक है, 65 साल है, जो कि 84 हो जाएगा कहा जा रहा है। अभी हम लोग का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 132 है, ठीक है, जिसको 10 से कम लेके आना चाह रहे हैं, अच्छा है। उसके बाद जो स्टंटिंग है, जो चाइल्ड जो बोनापन है, वो अभी कितना है, 34 है। मतलब 34 क्या बोला जा रहा है, 1000 में 34 बच्चे बोनापन है, ठीक है, उसको कम करेंगे बोल रहे हैं। ये यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है। लिटरेसी रेट अभी कितना है, 78, 78.2, उसको 99.99 कर रहे हैं, जबकि हमको पता है एक राज्य ने कितना 100% कर दिया है, दूसरा केरला भी बनने वाला है। तो हम लोग का टारगेट तो 100 का ही रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि आज ही हमारे सामने देश का एक राज्य 100% हो गया है और आप ये टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो ये 100% होना चाहिए, लिखना भी चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका रीन्यूएबल एनर्जी में शेयर बढ़ाएंगे। रीन्यूएबल एनर्जी का अभी कोल बेस है ना, उसको क्या कहेंगे,
कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा से, तो उसका जो है 60% हम लोग लेके आएंगे। तो हम लोग डाटा दिखेगा आगे पता चलेगा, ठीक। और जो अभी 5 लाख है तो उसको 75, ये तो बता दिया। अभी क्या है कि हम लोग का जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी कितना है, 1.7 लाख है, ठीक। उसको 20 लाख के आसपास ले जाना चाह रहे हैं। चलो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अभी 35% है, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक। अब हम लोग को पता चलेगा कि इसको इस इसको पाने के लिए उन्होंने क्या है कि एक फ्रेमवर्क बनाया है, और 10 फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। उसमें एम्पावरिंग टुडे, एक्सेलिंग टुमारो और की इनेबलर्स। तो सबसे पहले ये क्या चाहते हैं हम, क्या एक ऐसा धरती बनाना चाहते हैं जहां इनोवेशन हो, नवाचार हो, स्किल ह्यूमन कैपिटल हो और क्वालिटी एजुकेशन हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम पे फोर्स दिए हैं। उसके बाद दूसरा हेल्थ के ऊपर है। तीसरा जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। चौथा आर्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। पांचवा थीम में क्या है कि पावर हाउस बनना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और उसका प्रोसेस का। उसके बाद हर्बल और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट उसका हब बनना चाहते हैं। इंडस्ट्री का टाइटन बनना चाहते हैं। टूरिज्म सेंटर, टूरिज्म में सेलिब्रेटिंग कल्चरल छत्तीसगढ़ नेचर एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना चाहते हैं और एआई और आईटी सर्विस को एक्सपांड करना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए की इनेबलर जो रहेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। बिना रोड से आप टूरिज्म नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट के पॉलिसी इस टाइप से होगा कि वैल्यू क्रिएट कर सके। जब तक लोगों को आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे स्टार्टअप जैसे, या फिर इंसेंटिव नहीं देंगे, तो आप कैसे करते बढ़ सकते हैं। और लास्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। जब पैसा जब आएगा तभी तो खर्चा कर पाओगे। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है उन्होंने बनाया है। तो जो सबसे पहला जो उनका थीम है उसमें क्या है कि लैंड ऑफ इनोवेशन, स्किल, ह्यूमन कैपिटल और क्वालिटी एजुकेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा है इसको डायरेक्टली आप कहाँ पे लिख सकते हैं, आपके मेंस पे लिख सकते हैं। इसी कारण मैंने ये स्लाइड पढ़ा रहा है। तो सेकंड, हेल्थी और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाना है, तो किस टाइप से बनाएंगे, ये पूरा पॉइंट डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट पिलर है वो एक तरह से आपका टॉपिक बन जाएगा। आपका कल्चरल और आर्ट कैपिटल जो बनाने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, ये भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। पावर हाउस जो बनाएंगे, पूरा आपको फोल्डर मटेरियल दे दिया है एग्ज़ाम के लिए या फिर अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो 10 पिलर हैं उसको बताया गया है। लेकिन जो हमारे को प्रीलिम्स में या फिर जो काम आएंगे, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पे आते हैं, वो क्या है, लैंड ऑफ इनोवेशन और स्किल ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आज जो पुराने डाटा है जो आपको समझना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है अपना जो इनरोलमेंट रेशियो है, इनरोलमेंट मतलब कितने बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उसको 2010 के से दुगना कर दिया है। एक बहुत अच्छा है। दूसरा, इनरोलमेंट रेशियो बनाने के लिए जो योजना जो शुरू की थी, ये भी पता रहना चाहिए, सरस्वती साइकिलिंग योजना स्टार्ट की थी। और अभी 2023-24 में बजट भी बढ़ाया था। ये डायरेक्टली पॉइंट है जो आप बोल सकते हो कि एजुकेशन में सरकार क्या कर रहा है, ठीक। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर जोर दे रहा है, और अभी भी चैलेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है छत्तीसगढ़ के, तो उसमें पता चलेगा कि लर्निंग आउटकम बहुत नेशनल एवरेज से भी पुअर है। इसी कारण अगर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का, जब लिटरेसी रेट का देखते हैं तो टॉप 5% में हमारे छत्तीसगढ़ दिख जाएंगे। पॉवर्टी देखेंगे तो टॉप 5% में नीचे दिख जाएंगे, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो स्किल नहीं आएगा, स्किल नहीं आएगा तो क्या, कोई जॉब नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा तो क्या आएगा, पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा तो क्या, पुअर रहेंगे। तो क्या है कि एजुकेशन इसलिए पहला पिलर और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर में रखा है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो टर्सरी एजुकेशन है जिसमें डिग्री रहता है, जिसमें स्किल की बात आती है, उसमें भी इनरोलमेंट रेशियो नेशनल एवरेज से कम है, मतलब 20% भी नहीं है, जबकि नेशनल एवरेज 28% है। तीसरा अगर देखेंगे जाएंगे
जो टॉप रैंकिंग के इंस्टीट्यूशन की भी कमी है हमारे में, ठीक है ना, टॉप 3 ही है। उसके बाद स्किल में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये चैलेंजेस में आपका आ जाएगा। और अगर जो इम्पोर्टेंट डाटा की बात करें तो जो अभी लिटरेसी रेट कितना है, एग्जैक्टली 78.2% है, ठीक। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है अभी कितना हो गया है, अभी है 59.94, ये सेकेंडरी में, और प्राइमरी में 91.18 है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में कैसे भी करके सरकार क्या किया है, बच्चे को लेके आ रही है, गुड इनिशिएटिव है। लेकिन सेकेंडरी में 60% है, मतलब कुछ कारण हो सकते हैं, इसीलिए अगर टॉयलेट बना दिए उसके कारण क्या हो गया कि बहुत सारे वुमेन गर्ल्स चाइल्ड नहीं आते थे, अब वो आ रही हैं, ठीक। उसका अनएम्प्लॉयमेंट अभी 2.7 है, गुड है। सेकंड जो पिलर था वो क्या था, हेल्थ था। हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको पता रहना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो अभी बताए थे कि जो मितानिन जो प्रोग्राम है, वॉलेंटरी प्रोग्राम, जो 70,000 का सबसे ज़्यादा है। दूसरा, एक जो हाट बाजार क्लिनिक योजना जो स्टार्ट किए थे, वो भी बहुत सारे, लगभग 19 लाख पेशेंट वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। एक जो आंगनवाड़ी जो सेंटर है वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे लोग का जो स्क्रीनिंग होता है और पोषण को ध्यान दिया जाता है, ये भी एक अच्छा चल रहा है। वजन त्यौहार होता है वहाँ पे, तो ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत कारगर है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हेल्थ का कुछ डाटा है, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार ने मेडी सिटी बनाने की कल्पना की है, मेडिकल सिटी, ठीक है ना, और मेडिकल टूरिज्म बोल सकते हैं उसमें। तो उसमें ये बहुत अच्छा मतलब विजन है, क्योंकि अगर मेडी सिटी बनाएंगे तो बहुत अलग अलग टाइप का बिजनेस आउटकम भी होंगे, साथ में आपका कम्युनिटी नेटवर्क भी होगा, और हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन और वर्कफोर्स भी तैयार होंगे। अगर मेडिकल कॉलेज खुला जाएगा, आर&डी सेक्टर खुला जाएगा, दवाई कैसे बनाना है खुलेगा, साथ में मेडिकल है तो होटल का बिजनेस अच्छा चल सकता है, इनक्यूबेटर्स अच्छा चल सकता है, ठीक। उसके कारण जो वेलनेस और फिटनेस सेंटर है जो एक्सिलरी में खोल सकते हैं। तो ये मेडी सिटी का प्लान बहुत अच्छा है, और ये 5 अलग अलग संभाग में एक एक बनाना चाह रहे हैं। थर्ड क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एक जो छत्तीसगढ़ का अगर इकोलॉजिकल लैंडस्केप बताएं तो 44% ये आपका फॉरेस्ट है, ये तो हमें पता है। ये देश का कौन सा नंबर पे, चौथा नंबर है फॉरेस्ट कवर में हमारा, ठीक है ना। मेजर रिवर यहाँ से गुजरती है, महानदी, इंद्रावती। उसके बाद सनलाइट, ये तो मैं पहले से बता चुका हूँ। उसके बाद बायोमास बहुत अवेलेबल है, तो ये बायोफ्यूल बना सकते हैं हम यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी में आप लिख सकते हो। 3 नेशनल पार्क है, पता होगा, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उसके बाद जो प्रोडक्शन में, मिनरल प्रोडक्शन में कोल, आयरन और एल्यूमिनियम में हम लोग वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है 3 क्लाइमेट जोन है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने क्लाइमेट जोन है, तो आपको बताएंगे 3 क्लाइमेट जोन है, ठीक। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे बताया है कि सैटेलाइट मैप दिखाया गया है, सैटेलाइट जोन से फ़ोटो खींचा गया है, उसमें बता रहे हैं। तो ये एक तरह से आपको आ, देख सकते हैं, जो ये वाला जो एरिया बताया था जो प्लेन एरिया है, और इसमें क्या है कि जहाँ से रेलवे गुजर रहा है वो आपको डेवलपमेंट भी दिखेगा, इकोनॉमिक जनरेशन होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी डेवलपमेंट करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, हमको यहाँ पे बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आप देख सकते हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन जो है कि हम लोग ने लैंड का यूज़ किस तरह से किया है, और ये कैसे करके हम लोग जा सकते हैं। तो इसको बस एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इमिशन। छत्तीसगढ़ का आर्ट और कैपिटल, आर्ट एंड कल्चर का, इंडिया का आर्ट एंड कल्चरल कैपिटल बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा विजन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया को, अगर देखा जाए तो इंडिया का जो सेंटर है, इंडिया के सेंटर में पहले हम लोग को हार्ट ऑफ द इंडिया बोला जाता था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था। आज भी हम लोग को हार्ट ऑफ द इंडिया है, ठीक है, अगर क्योंकि लेफ्ट में रहता है ना हार्ट।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इधर मुंबई है, इधर कोलकाता है, ठीक है। हम लोग क्या है कि गणेश पूजा भी उसी उत्साह में मनाते हैं जिस हिसाब से दुर्गा पूजा, साथ में छठ पूजा से भी यहाँ पे मनाते हैं, और इधर दशहरा भी साउथ का। तो एक तरह से यहाँ पे कल्चरल डेस्टिनेशन बन सकता है, और अच्छा विजन है सरकार का बनाने का। और यहाँ पे जो कल्चरल विजन में अगर देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे आर्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑर्नामेंट है हमारा, ठीक। गोदना आर्ट, ठीक है ना, डोकरा क्राफ्ट, उसके बाद आपका बहुत सारा रावत नाचा है, बस्तर दशहरा है, पंडवानी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे जो हम लोग का कल्चरल, जो आर्ट एंड कल्चरल में हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, वहाँ पे ये आपको पढ़ लेंगे स्पेसिफिकली। साथ में हम लोग के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे फेयर होते हैं, दशहरे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेला स्टार्ट होता है। जब पूनी मेला के बाद पूरा कम्प्लीटली जब हम लोग धान कटाई करते हैं उसके बाद पूरा फेयर ही फेयर होता है, ठीक। अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग का खाने का है अलग से, पीने के लिए भी है, समझ जाओ महुआ का। तो इस टाइप से एक कल्चरल जो कैपिटल जो बनाने की बात कर रहा है देश में, वो बहुत ही अच्छी बात है, और इसके लिए एक रोड मैप भी बना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो थीम लिखा गया है, पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस सुपरफूड। ये भी, इसमें भी अगर देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा आज भी 80+% पीपल एग्रीकल्चर से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि अलग अलग जो स्पेशली ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है जो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन जोन, ठीक, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये मिल रहा है कि जो 58% क्रॉप में है, फॉरेस्ट्री 18% है, लाइव स्टॉक 13% है, 11% फिशरी है, जो अभी प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये वैल्यू एडिशन जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा आप याद कर सकते हो, और इसमें जो ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है जो अभी मैं आपको बताया कि कितना परसेंट कौन कौन से सेक्टर है। नेक्स्ट ये क्या कहा गया है कि विजन में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके हिसाब से उन्होंने माइंड मैप किया है। नेक्स्ट जो है हब फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और हर्बल। तो जानते हैं जो ऑर्गेनिक अगर स्टेट की बात किया जाए तो सब पहला सिक्किम था, उसके बाद क्या है, कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो बस्तर रीजन में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी अगर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो मेडिसिन प्लांट है वो बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कमर्शियल लेवल में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कलेक्शन हो सकता है, तो लिवलीहुड मिल सकता है किसको, हमारे जो बस्तर और सरगुजा के रीजन के जो आदिवासी समुदाय को, ठीक। उसमें बहुत सारे जो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उसका वैल्यू चेन बनाए हैं, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा ये बनाए हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे भी दिख रहा है। अगला हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा नेक्स्ट जो पिलर है वो है टाइटन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में टाइटन बनना चाहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने की बात कर रही है, और उसमें इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बनाना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्र के। तो उन्होंने बहुत से जोन में कैटेगराइज किया गया है, मतलब यहाँ पे विजन थोड़ा दिख रहा है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर आपको जो करेंट में है उसको याद करके रख सकते हो कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का अभी लगभग 2.3 लाख करोड़ है, ठीक। एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं वो अभी हम लोग का है 0.2 लाख करोड़ है, ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी हम लोग का रैंक कितना है, 2019 का डाटा में 6 है, छठा नंबर पे। नंबर ऑफ एमएसएमई जो है वो कितना है, 8.48 लाख है, ठीक। नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन कितने एम्प्लॉयड हैं वो लगभग 16.68 लाख लोग एमएसएमई जो छोटे लघु उद्योग में यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो ये पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं उसका एक डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट टूरिज्म को लेके भी बहुत अच्छा पॉजिटिव विजन है, बोल सकते हैं कि जो इको टूरिज्म, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टूरिज्म अभी हम देखेंगे।
तो अगर हम प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो हम लोग का कल्चरल एसेट क्या क्या है, कल्चरल एसेट क्या क्या है, तो 30% प्लस ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल खुद में एक संस्कृति है। दूसरा, 85 से ज़्यादा यहाँ पे फेस्टिवल होता है। हर एक जो ट्राइबल अलग अलग जो 42 है उनका खुद का एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट का परंपरा है, पद्धति है। ठीक। यहाँ पे जो 5 शक्तिपीठ है बताया गया है, साथ में जैन और बुद्धिस्ट अलग साइट है। अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट साइट मिल जाएंगे। ठीक। स्पिरिचुअल साइट भी मिल जाएंगे, जो विवेकानंद जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन तक रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? विवेकानंद जी सबसे ज़्यादा कलकत्ता के बाद यहाँ पे रुके थे और बहुत दिन तक रहे थे, हैं रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ये टूरिज्म में हम लोग के पास जो है इको टूरिज्म बना सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, माइस टूरिज्म है, माइंड टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है। तो अलग अलग इतने सारे सेक्टर खोल दिए हैं। और अच्छी बात है कि टूरिज्म को भी एक इंडस्ट्रियल का सेक्टर बना दिए हैं। तो ये अट्रैक्ट करना है अलग अलग जनरेशन, जानते हैं। तो जैसे कि अभी अल्फ़ा जनरेशन वाले हैं, जेड जनरेशन, ठीक है, जो 92 वाले होंगे, 92 वाले, उन लोग को मिलीनियम कहा जाता है। और जो बूढ़े हो जाते हैं और सिल्वर हेयर टूरिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, उसका नॉमेनक्लेचर भी है यहाँ पे। तो इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ दिए सिल्वर हेयर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप शांत रह जाएंगे। तो उससे उतना टाइम, हाँ पता ना, 60 साल के ऊपर वाले जो बाल पक गया है, ये याद करना है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेवल, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस टाइप से टूरिस्ट के लिए प्लान बनाएंगे, वो अच्छी बात है। अभी देखो ग्लॉस वैल्यू एडिशन में हम लोग का टूरिज्म का कितना है, ये यहाँ पे प्राइस दिया है, लगभग 0.1 लाख करोड़ बस यहाँ पे आ रहे हैं। तो कैसे करके बढ़ाएंगे उसका रोड मैप दिया है। नेक्स्ट अगर सेगमेंट देखा जाए तो क्या है कि इको टूरिज्म के बारे में बताया गया है। ये इको टूरिज्म के बारे में बताया गया है कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है आपको पता रहना चाहिए। जो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक, बार नवापारा कहाँ पे है पता रहना चाहिए, उसमें कौन कौन से बर्ड हैं, तुरतुरिया कहाँ है पता रहना चाहिए, ठीक है, कौन सा उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता रहना चाहिए, यहाँ पे कांकेर वैली क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे एक विलेज है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था, पता रहना चाहिए। जगदलपुर में क्या क्या है यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो क्या कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जो कीवर्ड है उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या फिर जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सरकार के डॉक्यूमेंट में आ गया है। और ये क्या है कि अभी 1-2 साल यही डॉक्यूमेंट से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं पे। ठीक। तो पोटेंशियल कल्चरल का जो टूरिज्म है वो कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि मेन पार्ट है, तिब्बतन क्वेश्चन है, कुर्धार है, जगदलपुर है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट जो आपको फैक्ट दिया है, जैसे कोंडा गांव में डोकरा आर्ट है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाके आप एक बार पढ़ सकते हो। वैसे वेलनेस टूरिज्म का भी है। तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है, और पीएससी वाले को एक बार पढ़ना चाहिए, या छत्तीसगढ़ को जानना जिसको चाहते हैं पढ़ना चाहिए। और मेरा मकसद ही है, इस क्लास का मकसद ये नहीं था कि मेरे को नॉलेज देना है, मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट में, ठीक, तो आपको क्या क्या चीज़ जो सेलेक्टिवली पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको। नेक्स्ट लॉजिस्टिक जो सेंटर बनाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि देश का लॉजिस्टिक हब बनाना चाहते हैं। क्यों? सेंटर में है, बढ़िया, 40% पॉपुलेशन है। और जब कोविड के टाइम जब देखा गया लोग कौन से राज्य से लगभग ज़्यादा आना जाना कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि छत्तीसगढ़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट थे जहाँ पे लोग पैदल चल के आना जाना किए ना। तो ये लॉजिस्टिक, अगर लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तो क्या है कि बहुत सारे जो जो आपका जो अमेजन हो गया उन लोग का क्या है, असेंबल यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार का मेक इन इंडिया से पहले असेंबल इन इंडिया का एक पॉलिसी स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे वियतनाम, चाइना, जापान से जो आ रहे हैं वहाँ को यहाँ पे असेंबल करो, थप्पा लगाओ, वैल्यू एडिशन करो और बेचो। तो ये इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और सेंटर है, देखो पहले तो इंडिया के सेंटर में ये है, उसके सेंटर में यहाँ पे बना दिया। इसी कारण जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन
जो लॉजिस्टिक का जो अदानी का कोई बता रहा था कल, वो यहीं पे ही है। नेक्स्ट जो है एक्सपेंशन इन एआई और आईटी सर्विस। जैसे पता है कि बिना एआई के तो फ्यूचर मुमकिन ही नहीं है। तो आईटी और एआई को आगे बढ़ाने के लिए आईटी पार्क भी बनाने की दिशा में है, साथ में फर्स्ट एआई पार्क भी बना रहे हैं, डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन, एआई एक्सीलेंस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन पूछा तो ये यहाँ पे देखो कि एक मस्त इंपॉर्टेंट डाटा है कि अभी हम लोग क्या 2016 से 2024 में कितना एआई और या फिर आईटी के स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुए हैं। तो 222 यहाँ पे। नंबर ऑफ जीपीयू कितना है तो क्या है, 0 है। और बिना जीपीयू के आप एआई में आगे अच्छे से कर नहीं सकते, मतलब महारत हासिल नहीं कर सकते। तो जीपीयू का ज़रूरी है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जगह में एआई का सेंटर, डाटा सेंटर बनाए हैं। फिर उसके दूर दूर क्षेत्र में जो बीपीओ है, ठीक है ना, कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, उसका सर्विस स्टेशन बनाया गया है। तो एक अच्छा आपको इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, एक बार पढ़ने लायक है, या फिर बार बार रेफरेंस भी कर सकते हो। और ये सब को जोड़ने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कम्युनिटी कैसे रहेगा, इनरिच कैसे करेंगे, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या होगा, कम्युनिटी मतलब क्या है कि कैसे करके हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाला है, ठीक है ना, कौन सा जगह पे ज़्यादा लोग आएंगे उसका भी मैपिंग करके रखे हैं। और उससे प्लान सिटी होगा ना, जब आपको पता रहेगा कि कौन सा सिटी आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लान सिटी रहेगा। तो अलग अलग सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। और जैसे कि नया रायपुर एक तरह का प्लान सिटी है, वैसे अलग अलग भी जगह भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और सिटी का प्लानिंग के लिए ये बात तो है कि डॉक्यूमेंट में हमेशा विजनरी ही रहते हैं। पूरा अलग अलग जो हब बनाने वाले हैं, इको टूरिज्म हब, वेलनेस टूरिज्म हब, स्टील क्लस्टर, आईटी पार्क। तो क्या है कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन है आप डायरेक्टली हर एसे पे लिख सकते हो, या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन पे कोई ना कोई पॉइंट आपको लिखने में आसान हो जाएगी। ठीक। ये लास्ट क्या है कि अर्बन लैंड स्पेस कैसे हो सकता है फ्यूचर का बताए हैं। ठीक। ये है गवर्नमेंट लास्टिंग वैल्यू क्रिएशन टू सिटीजन, यानी कि सरकार कितना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ेगा, कितना इनेबलिंग करेगा। जैसे कि आपने मितान एक ऐप सुने थे, ठीक, वैसे तो सर्विस डिलीवरी को और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अच्छा इन्फॉर्मेशन है, रैंक 1 है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोशल और वेलफेयर डेवलपमेंट कैटेगरी में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम लोग ने टॉप किया है। ठीक। तो एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपका एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट क्या है, अंत में क्या है कि कुछ भी नया बनाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो 5 लाख जो है, 5 लाख का जीडीपी जो है, ठीक है, उसको 75 लाख बनाना है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कौन ला के देंगे, हो सकता है कि अभी तो अदानी जी सबसे नंबर 1 पे हैं, इन्हीं से ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने को। फिर अंबानी साहब हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपति को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। और